एक साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, तो ये कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने कहा कि अब करके दिखाइए, आपने बड़े बड़े वादे कर लिए, जनता ने 70 में से 67 सीटें दे दी, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाओगे। एक साल में हमने वो हासिल करके दिखाया है दिल्ली में जिसे लोग कहते थे कि हो ही नहीं सकता है। एक साल पहले दिल्ली में किसी से पूछते, किसी आम आदमी से, कि क्या कोई सरकारी डिस्पेंसरी ऐसी हो सकती है जहां पर सारी दवाइयां मुफ्त हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर उपलब्ध हो, एयर कंडीशन हो और ऐसी सुविधाएं हो जो प्राइवेट क्लिनिक से भी बेहतर हो। तो लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, 70 साल हो गए सरकार की व्यवस्था देखते हुए, आज तक तो नहीं हुआ, अब कैसे होगा। एक साल में जो नहीं हो सकता था, जिसको लोग सपना समझते थे, उसको हमने सच करके दिखाया। दिल्ली में पिछले एक साल में 90 मोहल्ला क्लिनिक हमने खोले, आम आदमी क्लिनिक। एयर कंडीशनर, हम प्राइवेट डॉक्टर के पास अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि एयर कंडीशन हो, बच्चा बीमार है और तकलीफ ना हो, डॉक्टर अच्छी तरीके से देखे, दवाइयां मिले, अच्छी दवाइयां मिले। आज वो सारी चीजें दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में हो रही हैं और इस साल के अंत तक दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुल जाएंगे, यानी कि हर मोहल्ले में एक आम आदमी क्लिनिक। क्लिनिक के ऊपर पॉली क्लिनिक बन रहे हैं। करीब करीब 20 पॉली क्लिनिक हमने एक साल में खोल दिए हैं और आने वाले एक साल में 200 पॉली क्लिनिक और खुल जाएंगे। पॉली क्लिनिक के ऊपर सेकेंडरी हॉस्पिटल्स और वहां उसके बाद स्पेशल केयर हॉस्पिटल्स। पिछले 70 सालों में तमाम सरकारों ने मिलकर दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 10,000 हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था करी थी। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। 2 करोड़ लोगों के लिए 70 सालों में सिर्फ 10,000 अस्पताल के बेड। कोई कॉरिडोर में लेटा रहता था। मैंने खुद जाकर देखा है, अस्पतालों में एक एक पलंग पर 3-3 लोग, 3-3 मरीज, 2 पलंग के बीच में मरीज लेटे हुए हैं। जो काम तमाम सरकारों ने मिलकर 70 सालों में किया, उसे हम 2 साल में दुगना करने जा रहे हैं। 2017 तक खत्म होने तक दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या 20,000 हो जाएगी। एक साल पहले दिल्ली में अगर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के पर्चा लिखने पर दवाइयां मिल जाती थी तो आम आदमी बड़ा खुश होता था कि सरकारी अस्पताल में दवाइयां मिल गई। आज हर सरकारी अस्पताल में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारे एक्सरे, सारी डायग्नोस्टिक सब फ्री हैं। अभी मैं 1 महीने पहले मेरी बेटी बीमार हो गई तो उसको अस्पताल लेके गया। घर से ही करीब में अस्पताल था, LNGP, वहां लेकर गया। डॉक्टर ने मुझे पहचान नहीं पाया और उसके पास उसने 2 दवाइयां लिखी। एक दवाई उसने फौरन दे दी, दूसरी दवाई उसने कहा कि आप इमरजेंसी वार्ड में आए हैं, उसको मुझे अपने वार्ड से, बच्चों के वार्ड से मंगवानी पड़ेगी, 10 मिनट रुक जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं 10 मिनट, बच्चा बीमार है, आप लिख दीजिए पर्चे पे, मैं बाहर से ले लूंगा। उसने पर्चे पर दवा बाहर से नहीं लिखी, बोला नहीं आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा, दूसरे वार्ड में अभी दवा आ जाएगी। यानी कि डर था, डर कि अगर पर्चे पर दवा लिख दी, क्योंकि दवा उपलब्ध थी, मैं जल्दी में था, मैंने कहा मैं बाहर से ले लूंगा, तो अरविंद केजरीवाल खाल उधेड़ लेगा। ये डर है। सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं होते थे आज से 1 साल पहले तक। आज बहुत सारे हमारे विधायक और बहुत सारे मंत्री भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आज सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं दिल्ली में। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जा रही है।
6,000 हमने नए अध्यापक भर्ती किए। पहले अध्यापकों को ठेके पर भर्ती किया जाता था, तो ठेके पर भर्ती ऐसे होती थी कि कोई नेता का रिश्तेदार आ गया, किसी नेता ने पैसे ले लिए, अध्यापक ठेके पे भर्ती हो गया, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए सरकारी दफ्तर जाता था, स्कूल नहीं जाता था। उसको सबको ठीक किया हम लोगों ने। दिल्ली में जुलाई के महीने में 8,000 नए क्लासरूम, जो हमारे इस समय के स्कूल दिल्ली में है, सरकारी स्कूल, उसमें 8,000 नए क्लासरूम खुलने जा रहे हैं। 1,000 स्कूल पिछली तमाम सरकारों ने मिलकर दिल्ली में बनाए, 1,000 स्कूल, सरकारी स्कूल। हमने एक साल में 8,000 नए क्लासरूम बना दिए और करीब करीब 100 नए स्कूलों का निर्माण चल रहा है, जो इस साल जुलाई महीने में खुल जाएंगे। कुछ खुल चुके हैं, बाकी खुल जाएंगे। अभी उस दिन अखबारों में तस्वीरें छपी थी, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री निर्माणाधीन स्कूलों का दौरा करने गए, तो वहां पर तस्वीरें जो छपी उसमें स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, सुंदर सुंदर क्लासरूम, इस तरह की जब तस्वीरें निकल कर आई तो अखबारों ने खूब छापा। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि सरकारी स्कूल इस तरीके बन सकते हैं। हर चीज में कमीशन खोरी होती थी, बिल्डिंग के काम में कमीशन खोरी होती थी। तो अगर बिल्डिंग में खर्च दिखाते थे कागजों पे 10 करोड़, तो खर्च होता था 5 करोड़। 5 करोड़ नेता और अफसरों के जेब में जाते थे। अब 10 करोड़ अगर खर्च होता है तो 10 करोड़ रुपए आम आदमी के लिए लगता है। पहले पुल बनते थे, हजारों करोड़ रुपए के पुल बनते थे, कहते थे 2 साल में बंद हो जाएगा, 2 साल में पुल बन के तैयार हो जाएगा। पता चलता था कि 6 साल लग गए, 8 साल लग गए। पुल की लागत जब उद्घाटन होता था तो कहते थे कि 100 करोड़ में बनेगा, पुल बनते बनते तक उसकी लागत 500 करोड़ हो जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि कोई सरकार जो पहला एस्टीमेट था उससे उसकी आधी लागत पे पुलों को तैयार कर रही है। हमने 3 पुल 1 साल के अंदर समय सीमा से पहले खत्म किए और तीनों पुल के निर्माण में कुल जमा 1,000 करोड़ रुपए जनता के बचाए। वैट तमाम, मैं भी आ रहा था, व्यापारी भाई बोल रहे थे कि यहां पर वैट बहुत ज्यादा है। इस बार हमने वैट कम कर दिया। फिर भी जो वैट की वसूली है वो 20% दिल्ली में बढ़ गई। हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, फिर भी वैट की और टैक्स की वसूली बढ़ गई। शिक्षा पर हमने 10,000 करोड़ रुपए, यानी कि बजट कुल हमारा 40,000 करोड़ रुपए का है, उसका 1/4 हमने शिक्षा पर लगाया है। स्वास्थ्य पर करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली के दाम हमने कम कर दिए, आधे कर दिए बिजली के दाम। अब तक दिल्ली में जनता ने सिर्फ बिजली के दाम ऊपर जाते देखे थे, कभी बिजली के दाम आधे नहीं होते देखे थे। बिजली के दाम आधे कर दिए। पानी हमने मुफ्त कर दिया। उसके बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी, इस बार हमारे पास 6,500 करोड़ रुपए का बजट का सरप्लस बच गया। 6,500 करोड़ रुपए हमारे पास बजट में बच गए, जिसको हम इस साल जो हमारा 40,000 करोड़ का बजट है उसमें पुराना पैसा मिलाकर करीब करीब 50,000 करोड़ हो जाएगा और इस साल जनता के लिए खर्च होगा। बाकी सरकारें क्या करती हैं? पंजाब में क्या हो रहा है? बजट आया अभी, आपने देखा होगा पंजाब का बजट, 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। नया कर्जा लेते हैं पुराना कर्जा चुकाने के लिए। एक तरफ किसान को कर्जे के चक्रव्यूह में फंसा दिया है, दूसरी तरफ खुद सरकार भी कर्जे के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। कर्जा लो, नया कर्जा, और पुराना कर्जे का ब्याज चुकाओ। क्या हाल कर दिया पंजाब का। जो काम दिल्ली में संभव हो सका 1 साल में, वो काम पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? वो काम देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह बहुत सीधी और संक्षिप्त है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का शिक्षा मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बसें नहीं चलती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के 7 सितारा होटल नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह चिंता नहीं है
कि मेरी जो कंपनी चल रही है जिसकी 500 बसें हैं उनको 1000 कैसे किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे जो 3 7 सितारा होटल हैं उनको 3 से बढ़ाकर 6 कैसे किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केबल का बिजनेस नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तमाम तरह के और धंधे नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक भी पैसे की कोई लालसा नहीं है, ना किसी मंत्री को लालसा है, ना किसी विधायक को लालसा है, इसलिए सब कुछ संभव हो सका। संधू साहब हैं, कांग साहब हैं, क्या इनका राजनीति इनका पेशा है? चंद्रसुता डोगरा बैठी हुई है, राजनीति इनका पेशा है? यहां पर जितने तमाम लोग, अधिकांश लोग आम आदमी पार्टी में आए हैं, किसी का राजनीति पेशा नहीं है। दूसरी तरफ पार्टियां क्या हैं? पीढ़ियों से सिर्फ एक ही पेशा करते आए हैं, वो है राजनीति। राजनीति करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उस पैसे से राजनीति करते हैं। इसको खत्म करना पड़ेगा। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने इसको खत्म करके दिखा दिया, देश की राजधानी ने खत्म करके दिखा दिया। अब नंबर पंजाब का है, पंजाब को इसको खत्म करना पड़ेगा। एक ही परिवार का कब्जा राजनीति पर, एक ही परिवार का कब्जा राजनीतिक दलों पर, वंशों से सिर्फ एमएलए बनते चले आ रहे हैं, वंशों से सिर्फ मंत्री बनते चले आ रहे हैं, इसे खत्म करना पड़ेगा। आज की जो मीटिंग है वो किसानों की बातें सुनने के लिए है। 3 मीटिंग इस तरह की और हुई पहले, और आगे 6 मीटिंग और होने वाली हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपकी समस्याएं क्या हैं? आप 2017 में जो नई सरकार बनेगी उस सरकार से क्या चाहते हैं? जो पिछली मीटिंग में बातें निकल कर आई, अच्छे बीज नहीं मिलते हैं, नकली पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो किसान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी ठीक से नहीं मिलती है, मार्केट नहीं मिलता है। हम लोग मलेरकोटला मंडी में गए, वहां के किसानों ने, वहां के आड़तियों ने बताया कि 25 सालों से वो एक ही मांग करते आए हैं, एक्सपोर्ट लाइसेंस दे दीजिए और कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटी बना दीजिए एयरपोर्ट पे और मंडियों पे, जहां पर हम अपनी सब्जी, अपनी फसल वहां पर स्टोर कर सके और हम खुद एक्सपोर्ट कर लेंगे। हमें सरकार से कुछ और नहीं चाहिए, हम अपनी फसल खुद बेच लेंगे, लेकिन हमें ये 2-3 चीजें दे दीजिए। और 25 साल पहले भी बादल उनसे वादा करके गए थे, 5 साल पहले भी बादल उनसे वादा करके गए थे, 5 महीने पहले भी बादल उनसे वादा करके गए थे, लेकिन वादे रहे, ये हुआ नहीं कुछ। ये चीजें हो सकती हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप का, ऐसी किसान सिर्फ 1-2 फसलों पर ना निर्भर रहे और तमाम तरह की फसलें उगा सके, किसान को फाइनेंस की सुविधा मिल जाए, किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार का काम है किसान भूखा ना मरे इसकी व्यवस्था करना। यह काम हो सकता है। किसान, मुझे पता है कि यहां पर एजुकेशन माफिया है, हेल्थ माफिया है, किसान का बच्चा बीमार होता है, किसान के माता पिता बीमार होते हैं तो उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ता है। जैसे दिल्ली में हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है हमने, आम आदमी क्लिनिक, वैसे ही पंजाब में हर गांव में हम एक आम आदमी क्लिनिक खोलेंगे। सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर वहां पे उपलब्ध होगा। यह सरकार का काम है और यह आम आदमी की सरकार करेगी। दूसरी बात, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, उसके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। जैसे दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर कर दिया, वैसे ही पंजाब में करके दिखाएंगे। अब पंजाब का चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, आम आदमी हो, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूलों में हम उससे बेहतर शिक्षा देंगे। दूसरी बात यह है। तीसरी, ये कर्जे का जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत चल रही है, आपसे भी और समझने की कोशिश करेंगे। किसान
एक बार कर्जे के चक्रव्यूह से निकल जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो फिर वो अपने भाग्य का निर्माण खुद कर लेगा। यह हमें करके दिखाना है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मुझे जानकर हैरानी भी होती है, दुख भी होता है और खून भी खौलता है। 10 साल से बादल की सरकार ने पानी की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नहीं किया, और जब जब चुनाव सर पे खड़े हो गए, 6 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, तो एसवाईएल का शिगुफा छोड़ दिया। नौटंकी कर रहे हैं एसवाईएल की। 10 साल से पानी के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब का किसान जो खुशहाली के लिए जाना जाता था, उसकी पानी की समस्या का समाधान करना है। आज नहरों में पानी नहीं है, जमीन के नीचे पानी नहीं है, नदियों में पानी नहीं है। दूसरे राज्यों को देने के लिए पंजाब के पास आज पानी नहीं है। केंद्र में बादलों की और मोदी जी की सरकार है, इनके मंत्री हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है। चाहे तो 3 घंटे के अंदर एसवाईएल का समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों सरकारें इनकी हैं, लेकिन वो ये नहीं करेंगे। वो जनता को गुमराह करने के लिए एसवाईएल के नाम पर ढोंग करते रहेंगे। बिजली, तमाम किसानों ने बताया कि बिजली मुफ्त तो दे रखी है, लेकिन बिजली आती नहीं है। कहीं 2 घंटे आती है, कहीं 4 घंटे आती है, कहीं 1 घंटे आती है। रात भर किसान खेत में बैठा रहता है कि बिजली कब आएगी। और दूसरी तरफ बादल पूरी दुनिया में बताते हैं कि आज पंजाब में बिजली का सरप्लस है, 5,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में पाया कि बिजली के नाम पर सरकारें लूटती रही हैं, जनता को चोरी करती आई हैं, हम पंजाब में भी बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाएंगे सीएजी के द्वारा, और पंजाब में किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, समय से मिले, जिससे उसकी खेती अच्छे तरीके से हो सके, उसकी व्यवस्था कराएंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो अभी आपसे बातचीत में निकल कर आएंगे। एक यहां पर किसान भाई बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर 2 लाख रुपए ले लिए। यह काम नहीं करना है, यह नहीं करना है। अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए आम आदमी पार्टी को चंदा देना, हमारे पास पैसे कम हैं, पता है कि दूसरी तरफ जो ताकतें हैं उनके पास बहुत पैसे हैं। 10 साल से उन्होंने यही काम किया है, लेकिन चुनाव पैसे से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव जुनून से जीते जाते हैं। ये सारे पैसे मोदी जी के जैसे दिल्ली में धरे के धरे रह गए थे, वैसे ही बादलों के पैसे 2017 के चुनाव में पंजाब में धरे के धरे रह जाएंगे। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोशिश करते रहना है। हरवंश राय बच्चन की एक कविता है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और पिछले मीटिंग में संधू साहब, कांग साहब ने सभी किसानों को एक सौगंध दिलाई कि आज पता है कि बड़ी तकलीफों में किसान है। बरनाला में अभी बहुत ही दुखद घटना हुई, एक किसान और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली, पेस्टिसाइड पी लिया। अकाली दल से जुड़ा हुआ एक मनी लेंडर वहां पर गया 500 पुलिस वालों को लेकर और कहा कि जो तुम्हारी थोड़ी सी 1.5 एकड़ जमीन है उस पर मैं कब्जा करने आया हूं, उसने पेस्टिसाइड पी ली। किसानों को अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है,
हम एक दूसरे का साहस बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें। 6-8 महीने की बात है, मुश्किलों का दौर है, मैं ये मानता हूं, लेकिन जान देना कोई समाधान नहीं है। हरवंश राय बच्चन ने इसी कविता में एक और पंक्ति लिखी थी, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सिर्फ 6 महीने और कोशिश करनी है, पूरा जोर लगा देना है, और आप के दिखाए हुए रास्ते पर आम आदमी पार्टी चलेगी। आपके दिए हुए मैनिफेस्टो को पहले दिन से आम आदमी पार्टी अमल करेगी। एक बार जोर से नारा लगाते हैं और उसके बाद आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।